जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हरिकेश सर आप लोगों के सामने फिर से एक बार नए हेडिंग के तहत, नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हेडिंग है, आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर का नाम ही था कि सदिशों का विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। यानी ये चैप्टर जो था दो अलग अलग खंडों में आपका बटा हुआ था। फर्स्ट खंड क्या था? सदिशों का विश्लेषण, जिसमें आपको मैंने वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और सारी एनालिसिस आपको अच्छे से बताई थी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब के बारे में जानकारी दी थी। अब जो इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, इसके बारे में अध्ययन करना है। और एक हेडिंग जब होगी तो उसी से लगी हुई 2-3 हेडिंगें और होंगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो शुरुआत में हमने जब न्यूटन की गति के नियम का थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, जो ऋजुरेखीय पथ पर गति, तो वहाँ एक शब्द आया था एक विमीय गति, 1D मोशन जिसको कहा था हमने, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो एक विमीय गति आपको समझाया गया था कि यदि कोई पिंड आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यानी एक बार में केवल एक ही दिशा के अनुदिश गति करे तो इस प्रकार की गति को वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, अर्थात एक विमीय गति। और उदाहरण दिया था कि हमारा आपका चलना, जीप, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन, इन सब का चलना एक विमीय गति के उदाहरण थे। याद करिए 2D मोशन अर्थात द्विविमीय गति में हमने डेफिनेशन बताई होगी, यदि कोई पिंड एक साथ एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं को ग्रहण करे, फॉर एग्जाम्पल आइदर एक्स वाई एक्सिस और वाई जेड एक्सिस या फिर जेड एक्स एक्सिस, यानी हर बार हमने दो एक्सिस का नाम लिया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक साथ, वाई जेड एक साथ या एक्स और जेड एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का जब कोई मोशन होता है तो उसे 2D मोशन कहते हैं। और उसमें उदाहरण उस समय मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपली जैसे ये एक मार्कर है, अगर हम इसको फेंके तो देखो इस तरह कुछ आया, ऐसा आकृति बना होगा, और वहाँ भी हमने ये फिगर आपको बताया होगा। यहाँ तो पूरा डिटेल उसी के बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल अभी सिर्फ डेफिनेशन देखिए जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, एक तो होता है, देखो अभी पूरा हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा, ऊर्ध्वाधर दिशा ठीक एकदम सीधे ऊपर फेंक दिया, आपने देखा होगा गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ऊर्ध्व दिशा एकदम, तब तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। और जिसमें सूत्र वगैरह आप लगाते हैं, H बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब नीचे से ऊपर फेंकते हो, V बराबर u माइनस जी टी या V स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gn। ये कब? जब ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है। अब ऊर्ध्व दिशा से भिन्न अगर किसी दिशा में इसको फेंकना है तो ये देखिए क्षैतिज दिशा हुई और ऊर्ध्व ये हुआ। ठीक है, हमने मार्कर को फंसाया अपनी उंगलियों में आपको समझाने के लिए। तो सीधा अगर ऊर्ध्व फेंकेंगे तो इस तरह जाएगा और क्षैतिज फेंक दिया तो ये। अगर ऊर्ध्व दिशा से भिन्न फेंकोगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एंगल, जैसे गेंद ही आप फेंकते हो, जब हाथ से रिलीज करते हैं आप तो कुछ ना कुछ देखो एंगल बना रहा होता है। एंगल मीन्स ये देखो हाथ में ये अगर क्षैतिज, जो हम हाथ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं लेफ्ट हैंड से अपने, ये क्षैतिज दिशा है, यानी धरातल की दिशा को बता रहे हैं। और अगर जब गेंद रिलीज किया, यहाँ से छोड़ा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, ये आपका कुछ ना कुछ ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा बन रहा है। और इसी बात में यहाँ लिखा गया है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, यानी शुरुआत वेग में कुछ ना कुछ हम देंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलरेडी उस पर लग रहा होगा। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। और आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। यही कारण है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती भी है। ठीक है, तो अधीन एक ऊर्ध्व तल पर वक्राकार पथ पर, यहाँ वक्र पथ लिखा है, डेट मीन्स वक्राकार पथ पर, यानी एक कर्व पाथ जो होता है उसको अटेन करता है, उस पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तथा जो ये रूट लिया होगा ना, जब जमीन पर हम चलते हैं तो उस रूट को नाम हम देते हैं सड़क। ठीक है, हवा में चलते हैं तो उसको कहते हैं एयरवेज, सड़क पे चले तो रोडवेज, और ट्रेन से चलते हैं जब रेल से तो रेलवेज होता है। ठीक है, तो ये जो ये वाली वेज हुई ना, किसी सड़क को लिया इसने, अभी सिंपल अभी एक हल्का सा फिगर इसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, बाकी डिटेल में इसका बताते हैं। ऐसा गेंद को आप फेंकोगे तो कुछ ऐसा ही जाके वो फिर जाके जमीन पे वापस आएगा, आप जानते हैं इसको।
तो ये जो पाथ है ये ऐसे ऐसे जो गया इसको कहते हैं प्रक्षेप्य का पथ, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब ये हो गया। तो आप जानते हैं कि जो सीधे गया, सीधे हम सड़क पर गए तो आप कह देती है कि हम और आप क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर हमने मूवमेंट किया है, यानी ऋजु रेखीय पथ पर गति, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर साइकिल का पहिया घूमा या फैन आपका जो लगा हुआ वो घूमा तो आप बोलते हैं सर्कुलर मोशन हो रहा है, बार बार एक ही बिंदु पर वापस आ रहा है। इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये दो गति आपने देखा होगा। और या कभी कभी झूला झूलते होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे, एक बार माध्य स्थिति से इधर गया, दूसरी बार बीच में आया, फिर इधर गया, इस तरह वो पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम भी देखेंगे इस तरह हिलता है। इसको दोलन गति कहते हैं, आगे चल के पढ़ना है। लेकिन ये वाली गति जो ऐसे हवा में गई फिर जमीन पर आई, इस प्रकार की गति को, नाम तो पहले परिभाषा हो चुकी है, लेकिन इस प्रकार के पथ को अभी नहीं बोला है कि उस पथ को क्या कहेंगे। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। कैसा? परवलयाकार होता है। अब उस चीज को मुझे बताना है कि परवलयाकार, एक क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है क्यों। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग यही है हमारे लिए। ओके, ठीक है, करते हैं। हाँ, तो देखिए अब हेडिंग हमने बनाया प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। और परवलय क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैथ, लास्ट में हम आपको यहाँ समझा देंगे। और अभी से वैसे जाने रहिए, कोई भी समीकरण लिखते हैं आप y इक्वल टू यक्स के फॉर्म में कुछ भी लिख रहे हैं, यदि y में 1 की घात हो और x में 2 की घात हो तो इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण क्लास 10th में आप पढ़ते आएंगे, जिसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और उसी रूप में यहाँ पर इसको बदल देंगे हम, और तब आपको लगेगा कि वाकई में ये द्विघात समीकरण है। और जो भी समीकरण द्विघात होता है वो यही पाथ दिखाएगा आपको, ये वाला रास्ता जो परवलय का रास्ता कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हमने किया क्या है कि माना कि कोई एक पिंड है, ठीक है, उसको प्रारंभिक वेग u से फेंक रहे हैं और ऊर्ध्व से भिन्न दिशा, डेफिनेशन अभी जस्ट आपको बताई गई है। तो ऊर्ध्व से भिन्न दिशा ये कुछ हुई, और क्षैतिज से इसको हमने कह दिया कितना, थीटा नॉट, थीटा 0 जिसको लिखा गया है, इतने पर हमने फेंका है। और आपको वेक्टर का वियोजन में हमने बताया था कि क्षैतिज घटक और 90 डिग्री पर लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर घटक होगा, और उनके क्षैतिज घटक को हमने ux से दिखाया है और परपेंडिकुलर घटक ये होगा, और ज्यामितीय सममिति से यानी ज्योमेट्री सिमेट्री से वही डायरेक्शन यहाँ होगी और उतना ही दूरी ये भी होगी uy। दूसरी बात जो परिभाषा में लिखा है आपने कि जब ये पिंड को फेंकते हैं ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन एक अचर चाल से गति करता है, यानी क्षैतिज गति जो होती है ऐसे जो जा रहा होगा इस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब ये ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर जो पार्ट होगा इसका वियोजन करने के बाद उस पर प्रभाव पड़ता है, और वो लगातार उसके कारण उसका मान बदलता रहेगा। और इसी चीज को यहाँ पर एक और बिंदु से दिखाया गया है। हर बिंदु पर यहाँ पर लेंगे तो कुछ अलग मान होगा, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग। एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया आपको समझाने के लिए, तो स्पर्श रेखा की दिशा में दिखा दिया, ये यू रहा हुआ तो कुछ वेग का मान बदला है, जिसको हमने v से दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल v से। अब इसका क्षैतिज घटक जब लेंगे हम तो देखो यहाँ से ये एंगल जो बीच में बन रहा है ये vx, और x ही क्यों, क्योंकि x एक्सिस आपको दिख रही है उसके पैरेलल ये, और नीचे वाले घटक को देखो vy लिया है। ठीक है, और ये आपका ऊर्ध्व घटक। तो इस बिंदु पर खींचे, इस बिंदु पर खींचे, प्रत्येक बिंदु पर दो दो घटक हो रहे हैं। और यही कारण था कि हमने आपको बताया था कि प्रक्षेप्य का जो गति होती है इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं, 2 विमीय। एक साथ हर बार देखो दो दो दिशा ले रही है, एक क्षैतिज दिशा एक ऊर्ध्व दिशा, और दोनों का रिजल्ट होता है जिस दिशा में जाती है ये पिंड को जिधर फेंका गया है। क्लियर है बात को? तो ये केवल फिगर में, और 2 चीजें और समझ लीजिए। एक हमने यहाँ दिखाया है आर फॉर रेंज होता है। अगर पत्थर को हमने से फेंका तो जमीन पर जहाँ जाके गिरा होगा वो रेंज है जहाँ पे गिरा है, और रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। अगर हमने यहाँ से फेंका है तो जाके टकराया कहाँ है, बिंदु ओ डैश पर, तो यानी ओ और ओ डैश वो हमारा परिसर हुआ आर। और जब हमने फेंका होगा तो कहीं ऐसे जो गया है तो मिडिल पॉइंट पर कहीं सबसे ज्यादा ऊंचा रहा होगा, उसके बाद देखो इधर ऊंचाई कम है, और वापसी जब करेगा तो फिर कम हो रहा है, एक बार पृथ्वी पर आएगा, और जो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई है इसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक है,
तो आज के लिए या अगले पार्ट में इसका हम आज के लिए आज ही आपको करते हैं। अगला पार्ट इसका कम से कम आज ही हो जाना चाहिए। प्रक्षेपक का पद परवलयाकार होता है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, कहीं मत जाइए। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में वियोजन में हम आपको वेक्टर के वियोजन में बता चुके हैं कि क्षैतिज घटक क्या होता है। यू चाहे जो वेक्टर ए लिखा था, तो अगर क्षैतिज घटक हमने कहा था ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लेके जाओगे तो ए साइन थीटा, और यहाँ वेक्टर की जगह हमारा ए की जगह हमने यू इस्तेमाल किया है, तो क्षैतिज घटक यू यक्स हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक, और इसी चीज़ को हमने यहाँ यू यक्स दिखाया है। तो यू यक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह थीटा नॉट लिया है तो ये लिखा। और वाई अक्ष की दिशा में ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा नॉट। ठीक है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब ऊर्ध्व दिशा में गति करे पिंड, ऐसे फेंका आपने, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य करता है। और अगर इसको हमने फेंका है तो ध्यान दीजिए, जितना ऊपर ये गया होगा, ये हाइट एच हुई, और उस समय जब ऊपर ये चला जाएगा तो ऊपर लास्ट वाला जो वेग होगा जहाँ से वापसी करने लगता है वो 0 हो गया होगा, तभी तो वापस आता है। तो यहाँ वही वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे कि ऊपर ये जो गया होगा, तो रेफरेंस फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये रेफरेंस फार्मूला यानी जहाँ से संदर्भ ले रहे हैं हम, और वो क्या होता है, एच बराबर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो आप जानते हो ये होता है ut माइनस हाफ GT²। ठीक है। और हमारे केस में हमने कहा कि ये रेफरेंस फार्मूला लिया, तो एक्चुअल में हम कहाँ जा रहे हैं, पिंड के y डायरेक्शन में। तो यानी y मेरा क्या है, y इज इक्वल टू यू, और u के तो यहाँ दो घटक थे, एक क्षैतिज घटक यू एक्स और एक ऊर्ध्व घटक यू वाई। तो यहाँ जब हम y डायरेक्शन में डायरेक्शन ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, तो आप इसकी भी जो मान होगी वो ऊर्ध्व मान लेंगे, यू वाई टी माइनस हाफ GT²। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे जब आप, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी, और यू वाई की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं, u साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ GT²। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करके छोड़ते हैं। अब हमें थोड़ा फिगर हटाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन कंप्लीट करना है। आप लोग कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए फिगर हमने मिटा दिया, लेकिन आपके पास होगा, आप कंपैरिजन करिएगा। जो हमने ये डायरेक्शन दिखाया था ना, देखा था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू यक्स दिखाए थे, और ये है क्या, वेग है ना। और यू यक्स दिखाया, ये वेग, और यक्स अक्ष में दूरी यक्स और टाइम टी, ये तीनों क्वांटिटी हमने बात करी कौन कौन सी भौतिक राशियों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो जैसे इस वाले समीकरण में वाई अक्ष की दिशा के समय हमने डिस्टेंस y लिया था, एच बराबर ut माइनस हाफ GT² हमने रेफरेंस फार्मूला बताया था। सिमिलरली दूरी बराबर आप लोग जानते होंगे समय गुने चाल। जब ये ऊर्ध्व दिशा में y दूरी तय करी, तो क्षैतिज दिशा में यक्स दूरी इसने तय किया होगा। तो क्षैतिज दिशा में तय दूरी, और वो दूरी हमने बोला यक्स। अब जब क्षैतिज दिशा में दूरी तय हो रही है तो चाल कौन सी होगी, क्षैतिज चाल, क्योंकि परवलय वाले केस में हमने बताया, प्रक्षेप्य वाले केस में मैंने बताया कि दो वेग होंगे, एक क्षैतिज वेग और एक ऊर्ध्व वेग। जब ऊर्ध्व दूरी लेंगे तो ऊर्ध्व वेग लेंगे आप, और जब क्षैतिज दूरी लेंगे तो आप क्षैतिज वेग लेंगे यू यक्स, और दूरी बराबर समय गुने चाल। और यू यक्स की वैल्यू क्या थी, आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया था आपने, u cos थीटा नॉट इंटू टी। अब यहाँ से देखो, समीकरण 1 में हमने यहाँ तक छोड़ा था, और आपको बताया था कि द्विघात समीकरण जो आपने मैथ में पढ़ा है क्लास 10th में, ax² + bx + c, यानी वहाँ पर चर राशि कौन सी आती है, यक्स। और यहाँ कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, अनवांटेड चीज़ क्या दिख रही है आपको, t, यानी t का मान अगर हम x के रूप में कन्वर्ट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो, देयरफॉर t इक्वल टू, बड़े आराम से आप कहेंगे x अपॉन में, ये गुणे में था नीचे गया, u cos थीटा नॉट, t का यह मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, समीकरण 1 तो यही था आपका। तो देखो यहीं पर हम कर रहे हैं आपके लिए t की वैल्यू, देखो यहाँ रखने जा रहे हैं अब, और रखा हमने t की वैल्यू ये निकाल चुके हैं x बटे u cos थीटा नॉट। तो यहाँ क्या था, केवल t ही था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। तो t जो यहाँ वैल्यू आई है उसी का स्क्वायर करोगे आप, टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कर लिए होंगे। अब फिर मिटाते हैं इसको ताकि आप पूरा कंप्लीट कर सकें हम। देखिए ध्यान से अब, यानी y इक्वल टू क्या हो रहा है, u, ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और u भी हटाओ, u से u आप देख रहे होगे कट जा रहा है। ठीक है, सिर्फ बचा क्या यहाँ देखो, x तो है ऊपर, साइन बटे कॉस दिख रहा है, ये साइन बटे कॉस हम जानते हैं कि tan होता है, तो tan थीटा नॉट कर दिया। यहाँ देखिए माइनस 1/2, और g ऊपर है, g हमने ऊपर लिखा, बटे अब ये x में भी 2 की घात और u में भी 2 की घात, कॉस थीटा में भी 2 की घात। तो जब u में 2 की घात लगाओगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, यही तो हुआ, और इतने के बाद इंटू x स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्लास 10th में ही पढ़ा होगा जब आप बहुपद पढ़ते हैं, किसी बहुपद में समीकरण की घात वो होती है जो उस समीकरण में सबसे ऊंची घात होती है। तो यहाँ x एक बार और भी दिख रहा था, x में 1 की घात और यहाँ x में 2 की घात। इससे स्पष्ट है कि इस बहुपद की घात कितनी हुई, 2, स्पष्ट हो गया। अतः यहाँ y में 1 की घात है एवं x में 2 की घात है, जिससे यह साबित होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। क्लियर हो गई होगी बात। हमने बताया था कि आपको जैसे ही आपको मिले x में 2 की घात, y में 1 की घात, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो थोड़ी सी बात इससे अलग कर ली जाए, कई बच्चों के दिमाग में शायद जिनका मैथ ना हो आगे, लेकिन हाई स्कूल तक तो सबने मैथ पढ़ा है, तो आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन जाए कि कैसे माने इसको कि ऐसा कुछ होता है। आप सीधी रेखा जब खींचते, कोई ऐसे खींच लिया, कोई ऐसे खींच लिया, ग्राफ में पढ़ा होगा, ये कंप्लीट हो गया, इसके अलावा ये आपको इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो पता कैसे चलता है, आपने देखा होगा y इक्वल टू बोलते हैं 2x + 3, यानी कोई भी चीज़ लिख दें, हम ax + by + c = 0 ही बोल दें। तो जब 2 चर राशियाँ हों या 3 चर राशियाँ हों, सभी में घात 1 हो, तो वो सरल रेखा को दिखाती है। यहाँ कुछ नहीं, घात तो आप जानते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जब घात दोनों तरफ 1 हो तो वो सरल रेखा होती है, और जब किसी एक में 2 की घात हो और किसी एक में 1 की घात हो तो परवलय होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि x और दोनों में ही 2 की घात मिल जाए, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा बन जाएगा वृत्त। क्लियर है। तो मैथ का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट जितना था ये कंप्लीट यहीं तक हुआ। ठीक, अब इसमें होगा जो आपको दिखाए थे कि प्रक्षेप्य का परास r और ये ऊंचाई h, और जितने समय तक पिंड को फेंका हवा में रहा, वो समय में रहा ना, उस समय को उड्डयन काल कहते हैं, यानी उड़ने का काल, जितने देर तक हवा में रहा। तो ये तीनों पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।